हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। पॉलिटी इन न्यूज ये वीडियो का नाम है, ये सीरीज है। और आज की जो खबर है जिससे कि मुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी बड़ा फर्क पड़ रहा होगा, तुम जरूर आसपास देख रहे होंगे। वो न्यूज है IC-814 द कांधार हाईजैक के ऊपर जो ये नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई है उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी। एक सरसरी तौर से देखा जाए, एब्सोल्युटली ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि एक सीरीज के बारे में बात हो रही है, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है। व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? क्या शोर करना इतनी सी बात का। लेकिन अगर तुम इसको गहराई से देखोगे तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, समथिंग दैट रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन टुडे एंड टुडे इटसेल्फ। अगर ये बीमारी और बढ़ा दी जाए या बढ़ने दी जाए, ये एक बड़ा घातक रूप लेकर जा सकती है और ये हमारे देश के लिए, हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, हमारे बैलेंस के लिए एक बड़ा मेजर खतरा होगा। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के एंड तक तुम इस बात पर यकीन कर जाओगे कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो आज का टॉपिक कांधार हाईजैक से रिलेटेड है। दिस इज अ नेटफ्लिक्स सीरीज जो कि तुमको दिखने को मिल रही है एंड आई थिंक इट इज अवेलेबल ऑन। आजकल सब लोग ही नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो तुम बड़े आराम से इसको देख सकते हो। सो इट इज स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। अनुभव सिन्हा नाम के डायरेक्टर है, राइट। और 1999 में जो IC-814 इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करके कांधार लेकर गया था और उसमें कुछ पैसेंजर्स की डेथ भी हुई थी और उसके बदले में कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट को हमारी सरकार को मजबूरीवश छोड़ना पड़ गया था, जो कि और फिर बहुत सारी टेररिस्ट एक्ट्स की वजह बनी। उसका एक ड्रामेटिक वर्जन है ये सीरीज। तो अगर तुमने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना और जब तुम देख लोगे तो तुमको भी वही चीज नोटिस होगी जो मैं अभी थोड़े टाइम में बताने वाला हूं। थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा फ्रॉम सोशल मीडिया, थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। जब भी तुम देख रहे होंगे तुमको ये सब समझ में आ गया होगा। सो लेट मी सी द कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करता हूं, फॉर दोज अमंग्स यू जो मुझे नहीं जानते, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। मैं एक एडवोकेट हूं प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पैशन से मैं पढ़ाता हूं ऑन अन अकेडमी एज अ पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एजुकेटर। ये मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन वकालत ही है। 34 करोड़ प्लस वॉच मिनट्स मेरे अन अकेडमी पे टीच हो चुके हैं। आई एम अमंग्स कंसिडर्ड एज अमंग्स द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी एंड इन पॉलिटी स्पेसिफिकली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर आया हुआ है अन अकेडमी की तरफ से। 24,999 में आपको ये टीचर्स डे के बेसिस पर आपको ये एक ऑफर मिल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करना, SIDLIVE, ये मेरा कोड है। इसको यूज करते तुमको ये डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी यूजफुल पार्टिसिपेशन इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। टॉपिक वापस आते। 24 दिसंबर 1999, तुम में से बहुत सारे लोग जो खासकर यंग यूथ वॉच कर रहे हैं, तुम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन मुझे याद है, अच्छे से याद है। 24 दिसंबर, ओके, न्यू ईयर के करीब हम लोग इस बारे में जान रहे थे और अचानक शाम को ऐसी खबर आने लग गई कि एक प्लेन जो काठमांडू से उड़ा है वो अपरेंटली हाईजैक कर लिया गया। ऐसे कहानियां तो ऐसे बनती है, न्यूज में तो ऐसे ही आता है कि जी न्यूज आ रही है हाईजैक हो गया। उन दिनों हाईजैक वर्ड इतना कॉमन नहीं था, एटलीस्ट इन सो फार एज इंडिया इज कंसर्न। इंडिया ने इससे पहले, काफी टाइम से पहले तक हाईजैक वर्ड काफी टाइम से नहीं हुआ था। हमारी जनरेशन के लिए ये थोड़ा सा घबराहट वाली बात है कि ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे न्यूज आने लग गई कि वो प्लेन अमृतसर जाकर लैंड हो गया। हमने सांस ली और चलो जी, प्लेन तो है ना, हाईजैक जो हुआ था वो अमृतसर में लैंड हो गया, अब तो हमारे देश में आ गया, अब हम उनको छुड़ा लेंगे। थोड़ी थोड़ी कहानियां आ गई थी। उन दिनों इतना इंटरनेट वगैरह की तो पेनिट्रेशन थी नहीं, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसी टाइम पे खबर आई कि जो हाईजैक जो प्लेन था वो अमृतसर से उड़ गया है। यार ये कमाल की बात है, ये उड़ कैसे गया और पैसेंजर्स को बिना मतलब छोड़े भी नहीं है और उड़ गया। फिर खबर आने लग गई कि ये कभी लाहौर लैंड कर रहा है, फिर बोला दुबई लैंड कर रहा है एंड अल्टीमेटली सारी रात सारे इंडियंस मेरे ख्याल से देखते रहे कि जो भी खबर आ रही थी कि कहां लैंड कर रहा है,
कहां पहुंच रहा है? ये प्लेन गोल गोल घुमा घुमा के पहुंच गया कांदाहार। कांदाहार अफगानिस्तान का एक शहर है जहां पर उन दिनों भी तालिबान का राज था, जो कोइंसिडेंटली आज भी उनका ही राज है। इट वॉज अ टेररिस्ट हॉटबेड। जब वो कांदाहार प्लेन लैंड कर गया, और उससे पहले एक और बड़ा ही हादसे वाली खबर पता चल गई थी कि वहां पर एक पैसेंजर की डेड बॉडी, जो दुबई में या यूएई में जहां भी वो प्लेन लैंड किया था, वहां पर उसको उठा दिया गया था, उसको उतार दिया गया था। तो हमारा तो दिल दहल गया कि ये हो क्या रहा है यार, हमारा प्लेन विद सो मेनी पैसेंजर्स, राइट, वो 150 के आसपास पैसेंजर्स जाकर कांधार चले गए। इतना सबको मालूम था कि कांधार मतलब एक टेररिस्ट हॉटबेड है, वहां तो आतंकवादियों के सिवाय और कुछ नहीं है। एंड इट हैड नो गुड रिलेशनशिप, इनफैक्ट इट हैड वेरी बैड रिलेशनशिप्स विद इंडिया थैंक्स टू आईएसआई एंड पाकिस्तान। और ये सागा चलता रहा फॉर द नेक्स्ट 7 days। रोज थोड़ी थोड़ी बातें आने लग गई, कोई दूरदर्शन पर या जो भी चैनल्स थे वहां पर ये बताने लग गए, एक्सपर्ट्स आने लग गए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये बताया जाने लग गया कि वहां पर प्लेन में पानी का सप्लाई से एक आध दिन का ही होता है, टॉयलेट्स कैसे यूज करेंगे, गर्मी होने लग जाती है, कांधार में रात को ठंड हो जाती है, पता नहीं कैसे लोग जी रहे होंगे, क्या उनके साथ कोई टॉर्चर हो रहा होगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स। 7 days के बाद ये कहानी खत्म होने के बजाय और ज्यादा दुखदाई हो गई जब हमको यह बात पता चली कि उन्होंने जो पैसेंजर्स छोड़ने के लिए शर्त रखी थी, वो ये रखी थी कि उस टाइम पर मोस्ट वांटेड कुछ आतंकवादी थे, जिसमें मौलाना मसूद अजहर और और अदर बहुत सारे जो सबको मालूम था कि दे आर इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक, उनको छोड़ो। इनफैक्ट डिमांड और भी ज्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट एंड ऑल दीस ये जो आते थे अफगानिस्तान वगैरह से, उनकी थी। बट बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ, हमारे खुद मिनिस्टर जसवंत सिंह साहब हमारे प्लेन में गए, वहां पर गए, बार्टर हुआ, उन आतंकवादियों को छोड़ा गया और हमारे पैसेंजर्स को वापस लाया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा ही दर्दनाक स्थिति है, चाहे आप इसको पॉलिटिकल एंगल से देखो, चाहे आप इसको ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे देखो, चाहे आप इसको एक डिप्लोमैटिक या मिलिट्री एंगल पे देखो। बड़ा सैड लगा यार, हमारे देश को मजबूरी में इन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। अब बात यहां पर यह थी कि कुछ तो रही होगी ऐसी मजबूरियां कि सरकार को ऐसा फैसला करना पड़ा। 1999 का ये जो हादसा था, ये जो क्राइम हमारे साथ हुआ, आज उसी की ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन 25 साल के बाद हमें दिखाई जा रही है। मैं आज जो तुमको ये बात बता रहा हूं, तुमने क्या इनमें से किसी के बारे में अखबार में पढ़ा है डिटेल में? बड़ा कम हुआ होगा। क्या तुम उस टाइम के जमाने के इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया खोल के देखोगे? नहीं देखोगे। तो ये जिम्मेदारी हो जाती है बॉलीवुड की, नेटफ्लिक्स की, जो भी मूवीज बनाते हैं, जो भी उस पर किताबें भी लिखते हैं फॉर दैट मैटर, कि उसका एक रियलिस्टिक वर्जन हमें बताया जाए, जो हकीकत थे, द फैक्ट्स थे, वो बताए जाए। आपके पास एक क्रिएटिव लिबर्टी है, ये बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स या जो भी ये सीरीज बनाते हैं, उनके ऊपर एक मौका होता है जी, हम तो है ना डायरेक्टर्स है, हम एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे, हम तुम्हारे लिए कोई लेक्चर थोड़ा ना ले रहे। तो एक वर्ड इनको मिल गया है, कहीं से इन्होंने उठा लिया है, उस वर्ड को बोलते क्रिएटिव लिबर्टी। जी आजादी है, हम कुछ कुछ तो हम घुमा सकते हैं। बात यहां पर है कि तुम्हारी लिबर्टी किस हद तक होती है। लॉ की दुनिया में एक वर्ड होता है, उसे बोलते हैं जायज, रीजनेबल होना चाहिए। तुम्हें आजादी है, लेकिन वहां तक की आजादी नहीं है कि तुम जो फैक्ट्स है उनको ही तोड़ मरोड़ के बताने लग जाओ। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं ये कौन से फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। फैक्ट्स को बताने से पहले मैं तुम्हें यूनियन होम मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट देता हूं, जो जनवरी 6, 2000 की है, 6 जनवरी 2000 की है। माइंड माई पॉइंट्स, यानी कि ये ठीक 4-5 दिन के बाद की है। ये यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि हमारे रॉ ने, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, हमारे जासूसी विभाग ने सब पता कर लिया और उन्होंने सब कुछ बताया कि वो जो 4 जो टेररिस्ट थे, वो हरकत उल अंसार, अ फंडामेंटलिस्ट तंजीम बेस्ड इन रावलपिंडी पाकिस्तान, विच वाज इन 1997 डिक्लेयर्ड बाय यूएसए अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इस तंजीम ने अपना नाम हरकत उल मुजाहिदीन रखा। ये यूनियन होम मिनिस्टर की खुद की स्टेटमेंट है और ये एब्सोल्युटली पॉइंट है। और ये सिर्फ इंडिया को नहीं था, ये जग जाहिर बात थी, सीआईए ने तक बताया हुआ है। आगे उन्होंने बोला कि 5 टेररिस्ट, इनफैक्ट जो भी टेररिस्ट थे, ओके, वो IC 814 में आए। उनका नाम है इब्राहिम अत्तर, शाहिद अख्तर,
सन्नी अहमद और जहूर मिस्त्री शकील। ओके, मैं उनका नाम लेकर भी उनको फेमस नहीं करना चाहता, बट दैट्स द फैक्ट ऑफ इट। नाउ द सिचुएशन हियर इज, मैं यहां पर प्लीज नहीं चाहता कि आप किसी तरह को धर्म या कम्युनल एंगल से देखो, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स एंड दीज आर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स दैट दीज ब्लडी टेररिस्ट वर पाकिस्तानीज, दीज ब्लडी टेररिस्ट वर वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल सही बात है। जब भी इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है तो ये लोग भी जैसे बाकी सब करते हैं, वो एक दूसरे से कोड भाषा में बात करते हैं, रियल नाम तो बताते नहीं है। दिस गोज इक्वली ट्रू फॉर हमारे पुलिस फोर्सेस या हमारी आर्मी या हमारे कमांडोस। कोई भी अपना रियल नाम थोड़ा ना बताता है, हमेशा कोड भाषा में यूज किया जाता है। और कोड भाषा में यूज करने के बाद भी यही यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बताई कि जब वो इनसाइड द फ्लाइट थे तो वो अपने आप को चीफ, डॉक्टर, शंकर, भोला एंड बर्गर बोलते थे। ये भी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बताई है। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इट इज नॉट अ सिचुएशन कि ये फैक्ट नहीं है। लेकिन मेरा सवाल तुमसे ये है, ये 25 साल पहले की कहानी तुम्हें कौन बताएगा कि ये जो नाम थे, ये कोड थे, हकीकत वाले नाम ये थे। ये कौन बताएगा? क्या 25 साल पुराने न्यूज़पेपर तुम खोल के देखोगे, या फिर एक आम आदमी जाकर यूनियन होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर चेक करेगा कि बाबू जो तुम नाम बोल रहे हो ना, वो रियल नाम नहीं था, रियल नाम कुछ और था। रियलिटी में ये इंडियंस नहीं थे। भोला और शंकर जैसे ही तुम बोलोगे थोड़ी देर के लिए धर्म छोड़ दो, तुम्हें नहीं लगता कि ये इंडिया का ही है? भोला और शंकर तो इंडियन नेम्स है। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं एक कहानी बनाऊं कि भोला और शंकर ने हाईजैक किया, तो क्या तुम्हें यह कहानी सुनकर यह नहीं लगेगा कि इंडिया ने ही हाईजैक कर लिया? इतना दिमाग तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं यार, ये तो कोड वर्ड्स थे। अब इन समझदार लोगों ने नेटफ्लिक्स की ये सीरीज बनाते टाइम बोला, हमने तो जो स्टोरी बनाई है, हमने तो भोला और शंकर वर्ड यूज करा। और तुम्हारी यूनियन होम मिनिस्ट्री की खुद की वेबसाइट देख लो, भोला और शंकर उनके कोड वर्ड्स थे। तो मेरे नादान नेटफ्लिक्स के सीरीज वालों, तुम्हें यह भी तो पूछना चाहिए कि जब तुम दूसरी स्लाइड का भोला और शंकर और चीफ और डॉक्टर और बर्गर बता सकते हो, तो तुम उसके साथ ये भी बड़े बड़े अक्षरों में क्यों नहीं लिख रहे हो कि ये इनके सच्चे नाम नहीं थे, ये पाकिस्तानी थे, ये आईएसआई के जो एजेंट थे, ये टेररिस्ट थे, ये हरकतुल मुजाहिदीन के थे? कैसे पता चलेगा एक आम आदमी को जो सीरीज देख रहा है कि भैया ये जो तुमने क्रिएटिव लिबर्टी ली, तुम्हें जो छुपाना था वो छुपा दिया, जो दिखाना था वो दिखा दिया, जो बिक रहा था वो बेच दिया, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इससे मैसेज क्या क्रॉस जा रहा है। सो द पॉइंट हियर इज कि तुम ये नहीं बहाना मार सकते कि हम क्या करें। रीजन इसका यह है मेरे दोस्तों कि आगे आने वाले वक्त में जो तुम न्यूज़पेपर है ना, वो पुराने छूट जाते हैं, रद्दी के भाव बिक चुके होते हैं। कोई 1999 का न्यूज़पेपर खोल के नहीं देखेगा। उस टाइम की जो न्यूज आइटम्स थे वो गायब हो गए। एक चीज परमानेंट रहेंगी, कहानियां, खासकर जो मूवीज में दिखाई जाती है, खासकर जो सीरीज में दिखाई जाती है, खासकर जो इंटरनेट पे आती है, ये परमानेंट हो जाएगी। आज से और 5, 10, 15, 20, 25 साल जब हिस्ट्री सिर्फ देखने का टाइम आएगा ना, तो हमारे आने वाली जनरेशंस, हमारे आने वाले बच्चे जब देखेंगे तो उनको यह बात पता ही नहीं चलेगी कि भोला और शंकर कोड थे, हकीकत में नाम कुछ और थे। भोला और शंकर इंडियंस नहीं थे जो नाम से लगते हैं, ये पाकिस्तानी थे, ये वो दरिंदे थे जिनकी इंसानियत उन्होंने बेच खाई है। सो द पॉइंट हियर इज, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री टू टेल देम द ब्लडी फैक्ट्स एज दे आर, विदाउट पैशन, विदाउट प्रेजुडिस। यू कैन नॉट से क्रिएटिव लिबर्टी। तुम यहां पे लाला लैंड की कहानियां नहीं बना रहे, तुम हातिम ताई की कहानियां नहीं बना रहे हो, तुम एलिस इन वंडरलैंड नहीं बता रहे हो, तुम एक ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात बता रहे हो जो आज से 25 साल पहले हुआ है, जो हमारे देश के ऊपर एक अत्याचार हुआ है, एक अटैक हुआ है। यू हैव टू स्टेट दोज फैक्ट्स।
अगर तुम उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर सीरीज बनाकर, मूवी बनाकर अपने अकाउंट्स बढ़ा सकते हो, डॉलर कमा सकते हो, अपनी कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे सकते हो, तो यू ओ अस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इट इज योर जॉब टू क्लैरिफाई। तुम क्रिएटिव लिबर्टी पर हमारे हिस्टोरिकल हीरोज का मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम क्रिएटिव लिबर्टी पे हमारे ईथॉस का, हमारे स्पिरिचुअलिटी का मजाक नहीं उड़ा सकते। तुम अपनी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर एक कंट्री को बचाना और दूसरे कंट्री को बदनाम नहीं कर सकते, स्पेशली जब वो दूसरी कंट्री एक्चुअली तुम्हारी खुद की कंट्री है। सो यू आर एक्चुअली एम्बैरेसिंग योरसेल्फ। तुम अपनी खुद जिस डाल पे बैठे हो उस डाल को काट रहे हो। दिस इज अ वेरी डेंजरस सीन। और द सीन यहां पर यह है कि अगर ऐसा ना होता और अगर ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे धमाका ना होता और सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री तुमको सम्मन ना करती, तो तुम्हारा जो कंटेंट चीफ है वो ये स्टेटमेंट ना देता कि अब जब उनको डांट पड़ी, जब उनको सरकार ने तलब किया और बोला फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंसेस अनफेमिलियर विद 1999 hijacking of Indian Airlines flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers। बाबू तुमको डांट पड़ने के बाद समझ में आया ना। और लाइन सुनो कि फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंसेस अनफेमिलियर। अनफेमिलियर 25 साल पहले किसको पता है कि एग्जैक्टली कोड वर्ड? मैं रॉ का हूं क्या? तुम रॉ के हो क्या? क्या मैं उस टाइम पर सीआईडी में था? मुझे क्या पता। एक आम आदमी को अनफेमिलियर ही होता है। 1971 में क्या हुआ तुम्हें सिर्फ वो पता चलेगा जो किताबों में लिखा होगा, जो मूवीज में आएगा, जो न्यूज में आएगा। अनफेमिलियर का मतलब क्या है? तुमने उसके ऊपर सीरीज बनाई। इट वॉज योर जॉब टू टेल अस कि फैक्ट्स क्या है। अब तुम पकड़े गए और तुम उसको अमेंड कर रहे हो और फिर तुम बोल रहे हो हम तो अब तो कर रहे। यानी कि एक्चुअली तुम्हें जब तक डांट ना पड़े, जब तक डंडा ना पड़े, तब तक तुम सुधरोगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड या नेटफ्लिक्स ने यह पहली बार किया है। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड इट हैज नॉट बीन एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट टाइम। चाहे वो हिस्ट्री को है, चाहे हमारे हिस्टोरिकल हीरोज है, चाहे हमारे ईथॉस है, चाहे हमारी स्पिरिचुअलिटी है, चाहे हमारे मेथड ऑफ लाइफ है, हमारा मजाक बनाया जाता है, कैरिकेचर किया बनाया जाता है और हमको वो हमेशा सेकेंडरी दिखाया जाता है। क्यों हम हमेशा हारते हैं? क्यों हम हमेशा डरते हैं? क्यों हमारे हमेशा हरकतें मजाक में लगती है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी। कल्चरल कॉन्स्पिरेसी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। हैना एरेंट एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उसने ये लाइन बोली थी कि सबसे पहले माइंड ऑक्युपाई किया जाता है। एक पूरी पॉपुलेशन को माइंड से उड़ा दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने भी तो यही किया था। धीरे धीरे उन लोगों ने हमको ये यकीन दिला दिया था कि हमारी लैंग्वेज बेकार है, हमारे कपड़े बेकार है, हमारा तरीका बेकार है, हमारा रिलीजन बेकार है, हमारा एजुकेशन बेकार है। दिस ब्लडी ब्रिटिशर्स ने यही करके तो हमको अपना गुलाम बनाया था, वरना उनकी क्या बिसात थी। अ फ्यू लैक्स ब्रिटिशर्स ने हम करोड़ों को कैसे कॉलोनाइज किया था। यह भी एक सॉफ्ट कॉलोनियलिज्म चल रहा है और हमें कोई नहीं बचा सकता एक्सेप्ट द गवर्नमेंट और द कोर्ट्स। इन्हीं के पास शक्ति है। यही है जो हमको बचा सकते हैं, यही है जो सजा दे सकते हैं, यही है जो डरा के रख सकते हैं कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये हम नोट कर रहे हैं। वी आर लुकिंग एट यू एंड वी विल इंश्योर कि तुम ये गलतियां नहीं करो। और ये गलती है कि गुनाह है, ये तो मैटर ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। तुम कौन हो सर? तुम तो मैंगो पीपल हो। यस यू आर मैंगो पीपल। आम आदमी हो तुम। यस यू आर एन आम आदमी। तुम्हें क्या करना है यार? हमें तो कुछ भी नहीं करना सर। हमको तो सुबह जाना है, मेट्रो में धक्के खाने हैं, लाइन में लगना है, ऑफिस जाना है, काम पूरा करना है, बॉस की गालियां खानी है, वापस आना है, भीड़ भड़क्का है, पोल्यूशन है, फिर सब्जियां खरीदनी है, सब्जी भी महंगी हो गई है, धनिया भी एक्स्ट्रा मांगना है। देन रात को सर सोते सोते एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज तो देखनी है, एक रिमोट ही तो है, बदल देंगे, सीरीज देखी, इंजॉय किया, बंद कर दो।
वाई एंड वॉट कैन वी डू अबाउट इट? यू कंप्लीटली फॉरगेट कि ऐसी एक स्टोरी तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य और तुम्हारे आगे आने वाला पूरे जेनरेशन को एक गलत दिशा दे देगी, एक गलत इंफॉर्मेशन सेट में दे देगी, एक गलत बिलीफ प्रोसेस दे देगी। तुम्हारे ऊपर सॉफ्ट कलोनियलिज्म हो रहा है। सो मैंगो पीपल, वैसे भी तुम कुछ कर नहीं सकते। द पॉइंट हियर इज, ये बात मैं बोलता हूं कि मिस्टेक्स, जिनको गलतियां बोलते हैं, मिस्टेक्स हैपन व्हेन द कॉस्ट इज लो। किसी भी मिस्टेक का, किसी भी गलती का कॉस्ट बढ़ा दो, जुर्माना बढ़ा दो, गलतियां अपने आप रुक जाती है। तो नेक्स्ट टाइम मेरी इल्तजा है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कि अगली बार ऐसी गलती हो ना, नेटफ्लिक्स को या ऐसी किसी भी अमेजॉन प्राइम, जो मर्जी हो, जो भी हो, बॉलीवुड हो, उसको नेटफ्लिक्स को बोल दो 7 दिन तेरे से ना टेलीकास्ट बंद है। जब डॉलर का डंडा पड़ेगा ना, तो कभी ऐसी गलती नहीं होगी। फिर बड़े बड़े डिस्क्लेमर्स आएंगे, अगले 15 मिनट डिस्क्लेमर आता जाएगा। जब पद्मावत के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी और जब एक एक्टिविज्म हुआ था उसके खिलाफ, तुमने नेक्स्ट टाइम आप पद्मावत मूवी देखो तो पहले 5 मिनट डिस्क्लेमर दिखाता रहता वो। ओके, पहले नहीं दिखाया था, फिर वो 5 मिनट डिस्क्लेमर दिखाता रहता, भाई गलती हो गई, ओके पूरा देख लो जी, ये तो सिर्फ ऐसी स्टोरी है, रियल में तो कोई था ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। डर बहुत बड़ी चीज है। वेन यू हैव अ चॉइस बिटवीन फियर एंड लव, ऑलवेज चूज फियर, तभी एक देश चलता रहता है। दिस इज द पॉइंट। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि उस हादसे में जो मरे, जिनके साथ यातनाएं हुई, जो परेशानियां हुई, जो एम्बैरेसमेंट हुआ, और उसके बाद जो वो आतंकवादी छोड़े गए, और उन आतंकवादियों की वजह से जिनकी मृत्यु हुई, जो उनके साथ आतंकवाद वाले इतने सारे इवेंट्स हुए ना, वो किसी धर्म के नहीं थे, किसी कम्युनिटी के नहीं थे, लेकिन वो नेशनैलिटी वाले कॉलम में ना बिग बोल्ड इंडियन लिखते थे। वी ओ इट टू देम। जय हिंद।